स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बिहार में स्कूल खोलने पर सरकार ने क्या फैसला लिया है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर कैमूर से, जहां एक बड़ा हादसा टल गया है। कर्मनासा नदी पर एक ट्रक पुल की रेलिंग तोड़ने के बाद किनारे पर लटक गया। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से ट्रक लटका हुआ है पुल के किनारे पर। कर्मनासा नदी पर बना यह पुल बिहार और उत्तर प्रदेश को दरअसल जोड़ता है। बालू से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पुल पर लटक गया। ड्राइवर और खलासी ने किसी तरह ट्रक से निकलकर जान बचाई। ट्रक उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहा था। अगर ट्रक नीचे गिर जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। और देखिए, जरा सी चूक और ट्रक नीचे होता। किस तरह से ये पुल पर लटका हुआ है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल कर्मनासा नदी पर बने पुल के पाए में 1 साल पहले दरार आ गई थी, जिसकी वजह से लोहे का अस्थायी ब्रिज बनाया गया है और तमाम बड़ी गाड़ियां भी इसी से होकर गुजरती हैं। ओवरलोडिंग की वजह से स्टील ब्रिज भी जर्जर हो चुका है, लेकिन गाड़ियां अब भी इसी से होकर गुजरती हैं। काफी मशक्कत के बाद ट्रक को पुल से हटाया गया। ड्राइवर और खलासी की जान बच गई, ये गनीमत रही। लेकिन आप देखिए किस तरह से ये ट्रक लटका हुआ है, आधा पुल के ऊपर और आधा पुल के नीचे। और चलिए कुछ और खबरों की बात करते हैं। अहम खबरों की बात, बिहार में 4 जनवरी से स्कूल खुलेंगे। फिलहाल 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई स्कूलों में होगी, तो ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। बिहार में 4 जनवरी से स्कूल खुल जाएंगे। इतने लंबे समय तक बंद रहने के बाद 9वीं से 12वीं तक की पहले क्लास जो है वो शुरू होगी। हॉस्टल और कोचिंग संस्थान भी खोले जाएंगे। राज्य सरकार की तरफ से छात्रों को मास्क दिया जाएगा। कोविड को लेकर तमाम एहतियात बरते जाएंगे। 15 दिनों के बाद इसकी समीक्षा होने वाली है और फिर जूनियर सेक्शन को खोलने पर विचार किया जाएगा। तो पहले 9वीं से 12वीं तक का स्कूल शुरू होगा, उसके बाद जूनियर सेक्शन पर विचार होगा। आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बेहद अहम फैसला। काफी दिनों से स्कूल बंद हैं और अब ये स्कूल खुलने वाले हैं। 9वीं से 12वीं तक की क्लास जो है चलने लगेगी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक थी, जिसमें यह निर्णय हुआ है कि आगामी 4 जनवरी से स्कूल्स, कॉलेजेज और कोचिंग इंस्टीट्यूशन को फेजेज में हम लोग स्टार्ट करेंगे, खोलेंगे। जितने स्कूल्स हैं उसमें पहले हायर जो क्लासेस हैं 9th, 10th, 11th, 12th उनके लिए खोला जाएगा और कॉलेजेज में जो फाइनल ईयर है उसके लिए खोला जाएगा और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को खोले जाएंगे। और यह कहा गया है कि जब भी जो भी क्लासेस चलेंगे वो स्टैगर्ड चलेंगी। मतलब अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो 25 बच्चे एक दिन आएंगे, 25 बच्चे दूसरे दिन आएंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाएगा। और यह भी निर्णय लिया गया है कि उसके 15 दिन बाद से बाकी क्लासेस खुलेंगी। तो जैसे स्कूल्स में बाकी जो क्लासेस बच गए वो 18 जनवरी से खुलेंगे। कॉलेजेस में भी बाकी कक्षाएं उसके बाद खुलेंगी। तीसरा निर्णय लिया गया है कि स्कूल प्रशासन को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इन्फोर्स करना पड़ेगा, वो जरूर रखना पड़ेगा। और इसी क्रम में यह भी कहा गया है कि गवर्नमेंट के स्कूल जितने हैं वहां पर मास्क 2 मास्क फ्री हम लोग शिक्षा विभाग प्रोवाइड करेगा बच्चों को। और बाकी स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बच्चे मास्क पहन कर आएं और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें। तो आखिरकार अब स्कूल खोलने का फैसला ले लिया गया है, लेकिन हाँ 15 दिन इस पर नजर रखी जाएगी और उसके बाद एक बार फिर से समीक्षा होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सरकार के फैसले से नाराज ट्रक एसोसिएशन के सदस्य तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे। हालांकि तेजस्वी के पटना में मौजूद नहीं रहने की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। ट्रक एसोसिएशन की नाराजगी सरकार के नए आदेश को लेकर है, जिसमें 10 और 12 चक्का वाले ट्रकों पर बालू गिट्टी ढोने पर रोक लगाई गई है। प्रदर्शनकारी सीएम हाउस के पिछले दरवाजे तक पहुंच गए थे, जहां इसी को लेकर वो तेजस्वी से मिलने पहुंचे। उन्हें तेजस्वी से मिलने के लिए 20 दिसंबर का समय मिला है। बिहार ट्रक एसोसिएशन के लोग इस वक्त 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास के बाहर पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव से ये लोग मिलने आए थे।
सरकार से इनकी नाराजगी है। ट्रक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या डिमांड है आपकी और क्यों आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा बिहार सरकार ने काला कानून लाया है, मंगलवार के दिन कैबिनेट में जो पास किया है। 14 चक्का, 16 चक्का, 18 चक्का, 22 चक्का की ट्रकों को बालू गिट्टी नहीं लादने दिया, प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो क्या डिमांड है? डिमांड है जिसको वापस ले लेने के लिए। रोजगार मत छीनो, रोजगार मत छीनो। इतना जब बेरोजगार हो गया है उसको बेरोजगार को रोजगार दो। तो ट्रक एसोसिएशन की नाराजगी जो है वो साफ साफ नजर आ रही है, लेकिन तेजस्वी से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। 20 दिसंबर का वक्त मिला है। इधर बिहार में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि दिन दहाड़े हथियार लहराने, फायरिंग करने में भी उन्हें पुलिस का डर नहीं। बेतिया के बैरिया से बेखौफ अपराधियों की ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर आपके सामने, जहां दबंगों ने जमीन विवाद को लेकर पहले दलित परिवार के साथ जमकर मारपीट की, उन्हें डराने के लिए इलाके में हथियार लहराए। दरअसल 14 दिसंबर को जमीन विवाद को सुलझाने के लिए भितहा पंचायत के खुशी टोला में मुखिया के घर पंचायत थी। अब जब दलित परिवार ने पंचायत का विरोध किया तो दबंग नवीन सिंह ने अपनी पिस्टल निकाल ली और दलित परिवार की पिटाई कर दी। हालांकि बाद में लोगों की भीड़ देख दबंग वहां से फरार हो गए। वारदात की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन पुलिस ने 4 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से दबंगई की गई है पंचायत के दौरान। उधर पटना के मोइनुल हक स्टेडियम से सीआरपीएफ कैंप हटने से खिलाड़ियों में खुशी है। पिछले 20 सालों से मोइनुल हक स्टेडियम में सीआरपीएफ की 131वीं बटालियन रह रही थी और इस वजह से स्टेडियम का आधा हिस्सा भरा होता था। सीआरपीएफ के हटने से स्टेडियम में जहां जगह ज्यादा खाली हुई है, वहीं सीआरपीएफ के जाने से सुरक्षा की चिंता भी सामने आ गई है। संवाददाता रवि एस नारायण ने क्रिकेट कोच और खिलाड़ियों से बातचीत कर वहां का जायजा लिया। बिहार खेल संघों के वर्षों पुरानी मांग जो है वो अब जाकर के पूरी हुई है। अभी हम खड़े हैं मोइनुल हक स्टेडियम में और मोइनुल हक स्टेडियम से आपको बता दें कि सीआरपीएफ कैंप की 131वीं जो बटालियन है वो यहाँ से पिछले दिनों हटा दी गई है। यहाँ पे लगभग 20 वर्षों से सीआरपीएफ का कैंप हुआ करता था, यहाँ पे बटालियन रहा करती थी और इस मोइनुल हक स्टेडियम के एक बड़े हिस्से में वो उनके काम चलते थे, जिसके कारण खेल संघों की मांग थी कि यहाँ पे खेल प्रभावित होता है, सीआरपीएफ कैंप को यहाँ से हटाकर दूसरी जगह ले जाया जाए। तो पिछले दिनों यहाँ से सीआरपीएफ कैंप यहाँ से हट गई है। माना यह जा रहा है कि अब ये जगह खाली हो जाने के बाद खिलाड़ियों के लिए या खेल संघों के लिए एक बड़ा मौका देगा, जहाँ से लोग जो हैं अब खेल सकेंगे। अब यहाँ पे सीआरपीएफ कैंप की हट गई है मोइनुल हक स्टेडियम से, कितनी राहत है? अब ज्यादा खेल को जगह मिलेगी? रात में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो दिक्कत है ही, क्या सीआरपीएफ था तो यहाँ पे काफी सिक्योरिटी का अच्छा व्यवस्था था। और जहाँ तक खेल कूद के लिए तो स्टेडियम होता ही है। और अब देखिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण इसमें खाली होने पे किस तरह की व्यवस्था करते हैं, अभी हम लोग उसका इंतजार। ये बिल्कुल बात है कि वहाँ पे हटने पे फायदे तो हैं, लेकिन एक सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भी है एक सवाल है। लेकिन एक बात है, बहुत दिनों से खिलाड़ियों की भी मांग थी, अब भी खिलाड़ी हैं, अब जगह ज्यादा मिल पाएगा, इससे कितने फायदे हैं? फायदा अगर सरकार उदासीन है तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर सरकार चाहे कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए, उसके लिए जगह मुहैया हो गया, जगह खाली हो जाए। अब सरकार को चाहिए कि सुनियोजित तरीका से खिलाड़ी को प्रबंध करे, जगह खाली हो गया है, अब व्यवस्था करे कि इस पर एक्टिविटी स्टार्ट हो। खिलाड़ियों और जो यहाँ पे कोचिंग चलाते हैं उनका भी कहना है कि यहाँ पे जगह खाली होने से सुविधाएं तो बड़ी हैं, लेकिन सुरक्षा के दृष्टि से सवाल खड़े होते हैं। सुरक्षा भी देना है और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे खेल की एक्टिविटीज जो है वो भी बढ़ाई जाए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो सीआरपीएफ की बटालियन को तो यहां से हटा दिया गया है, ग्राउंड जो कह सकते हैं कि फ्री करवा दिया गया है, लेकिन जो तमाम व्यवस्थाएं होती है खिलाड़ियों के लिए अब उसकी जरूरत है। खिलाड़ी इसकी मांग कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तमाम दावों के बावजूद शादी समारोह में हर्ष फायरिंग जारी है। समस्तीपुर के 2 जगहों से फायरिंग की तस्वीरें आई है। उजियारपुर और सराय रंजन में बारात और रिसेप्शन के दौरान हवाई फायरिंग की गई। सराय रंजन में एक जनप्रतिनिधि ने ही कानून का मजाक उड़ाया।
सरायरंजन के म्यारी पंचायत के मुखिया राम कुमार महतो के घर पर रिसेप्शन पार्टी चल रही है। बेटे और बहू को आशीर्वाद देने के लिए मेहमानों की भीड़ उमड़ पड़ी है। ऑर्केस्ट्रा के धुन पर जमकर डांस हो रहा है। तभी दो नाली लेकर घर से बाहर निकले हैं मुखिया राम कुमार महतो। ये क्या, उन्होंने दो नाली उठाई और आसमान की ओर दनादन गोलियां दागने लगे। शादी ब्याह जैसे शुभ घड़ी में भला कारतूस का क्या काम, लेकिन मुखिया जी कहाँ मानने वाले हैं। उन्होंने अपनी राइफल निकाली और गोलियां बरसाने लगे तो अगले ही पल मेहमानों के बीच वही राइफल लहराने लगे। उजियारपुर में दूल्हे राजा अपनी दुल्हन लाने के लिए बारात लेकर निकले हैं। लाइट की चकाचौंध के बीच ऑर्केस्ट्रा का शोर गूंज रहा है और उसी धुन पर घर और बाहर के मेहमान जमकर डांस कर रहे हैं। महिलाएं भी ताल से ताल मिला रही हैं। तो इसी भीड़ में एक शख्स पिस्टल लिए डांस कर रहा है। गौर से देखिए, स्वेटर पहना ये शख्स दूल्हे राजा के सामने मेहमानों की भारी भीड़ के बीच किस तरह से अपनी पिस्टल लहरा रहा है। उसकी थोड़ी सी भी चूक रंग में भंग डाल सकती है। समस्तीपुर पुलिस की लगातार अपील के बावजूद शादी और ब्याह के दौरान हर्ष फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही, जिसमें अक्सर कई निर्दोषों की जान जा रही है। पिछले एक सप्ताह के अंदर सरायरंजन और उजियारपुर में दो अलग अलग विवाह समारोह में जिस तरह से एक बार फिर बंदूकें गरजी हैं, उससे कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मुकेश, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। तो तमाम कोशिशों के बावजूद हर्ष फायरिंग पर रोक नहीं लग पा रही है और इसमें जब जनप्रतिनिधि शामिल हो जाएं तो कहने ही क्या। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद एसपी विकास बर्मन ने एफआईआर करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि अगर फायरिंग लाइसेंसी हथियार से की गई है तो लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। तो न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इसका असर भी हुआ है। अब इस मामले में कार्रवाई होगी। एक जो दो मामले हैं, सरायरंजन में एक जनप्रतिनिधि के द्वारा फायरिंग करने की बात आई है और दूसरा आपके द्वारा बताया गया उजियारपुर में। तो इस संबंध में जो स्पष्ट है, हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश सरायरंजन थाना प्रभारी को दिया है और अगर लाइसेंसी हथियार है तो लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई के लिए आवेदन दिया जाएगा। और इस वक्त देश में नए कृषि कानून को लेकर दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में हरियाणा और पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार समाधान की तमाम कोशिश कर रही है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। विपक्ष भी खूब सियासत कर रहा है, लिहाजा आज पीएम मोदी ने किसानों से सीधा संवाद किया और हर तरह की आशंकाओं को दूर किया। सब्जियां, अनाज, उसका अगर सही भंडारण न हो, सही तरीके से न हो तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये नुकसान सिर्फ किसान का ही नहीं, ये नुकसान पूरे हिंदुस्तान का होता है। बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, आजकल उसकी चर्चा बहुत है। एक कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में
इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए। एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसान को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलने वाली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया कि किसानों को किसी तरह का नुकसान नहीं होने जा रहा है, एमएसपी भी नहीं हटने वाली है, विपक्ष इस पर राजनीति ना करे। दरअसल नए कृषि कानून के खिलाफ किसान बीते 3 हफ्तों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जिस एपीएमसी एक्ट के खिलाफ किसानों ने आवाज बुलंद कर रखी है, वो एक्ट बिहार में सालों पहले खत्म कर दिया जा चुका है। आखिर इस एक्ट के नहीं रहने से बिहार के किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी पड़ताल करती देखिए हमारे पटना रवि एस नारायण की ये रिपोर्ट। देश के कुछ किसान संगठन नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि जिस एपीएमसी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं वो सालों पहले बिहार में खत्म कर दिया गया है, जिससे प्रदेश के किसान खुश हैं। न्यूज 18 ने राजधानी से सटे ग्रामीण इलाके के कुछ किसानों के बीच जाकर एपीएमसी और बिहार की कृषि नीति के बारे में जानकारी इकट्ठी की तो किसान बेहद उत्साहित नजर आए। ये पटना से करीब 15 किलोमीटर दूर फुलवारी शरीफ प्रखंड का भवन गांव है, जहां के किसान आंदोलन नहीं अपनी उपज को लेकर ही गंभीर हैं। पुराने एक्ट खत्म किए जाने से किसानों का अब भला हो रहा है। सुनिए किसानों की जुबानी। हम लोग तो बाजार समिति से हम लोग का चावल का, धान का कोई का कीमत नहीं अच्छा मिलता है। वहाँ ले जाते आधा हम लोग के हो जाता है। और फैक्स जो खुल गया, इसमें हम लोग ट्रैक्टर ठेला कुछ से भी ले जाते हैं तो पूरा के पूरा हम लोग का कीमत मिल जाता है। इसी गांव के दूसरे किसान का कहना है कि देश में किसानों को कुछ सियासी पार्टियां बरगला रही हैं, जबकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए बेहतर व्यवस्था की है। हालांकि कुछ किसान प्रखंड स्तर पर ज्यादा कोल्ड स्टोरेज खोलने की मांग करते भी नजर आए। नहीं, हम लोग को क्या मतलब, हम लोगों तो जो मोदी जी बनाए हैं कानून वो किसानों के हित के लिए। आज तक ऐसा प्रधानमंत्री न हुआ था न होगा। हम लोग को पहले से वो कानून नीतीश जी यहाँ लागू किए हुए हैं, इससे कोई अंतर नहीं है। जो कुछ बरगला रहे हैं लोगों को एक कम्युनिस्ट पार्टी का देने। किसान आलू उपजाता है, प्याज उपजाता है, उसका कोई कोल्ड स्टोर यहाँ नहीं है कि जो जमा कर दे और समय पर बेचे कि 2 पैसा लाभ हो। यहाँ जो है जिस समय किसानों का था उस समय दाम एकदम गिर जाता है, जो गरज बस में किसान अपनी सामान को बेच देता है। अब आपको बिहार और एपीएमसी एक्ट को लेकर कुछ अहम बातों से अवगत कराते हैं। दरअसल एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस कमेटी, इसे ही एपीएमसी कहते हैं। बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट को खत्म कर दिया गया था। ऐसा किसानों को बिचौलियों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए किया गया था। अब फसल की खरीद बिक्री के लिए किसानों को मंडी सिस्टम पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। एक्ट खत्म होने से बिहार के किसानों को इसका काफी फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि अब निजी कंपनियां या ट्रेडर सीधे किसानों के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। बिहार में एपीएमसी कानून के खत्म होने का फायदा कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी भी महसूस करते हैं। बहुत सारे कंपनियां हैं वो डायरेक्टली फार्मर से अप्रोच करके भी वहीं से भी क्रय कर रहे हैं। अब हाँ, अभी भी हो रहा है, कई सालों से हो रहा है। अब जैसे आईटीसी कंपनी है तो आशीर्वाद आटा कहते हैं, वो मतलब जैसे बक्सर जिले हैं, दान का कटोरा कहते हैं हम लोग, उस तरह का शाहबाद एरिया में कई जिले में
वो सीधे जाके वहाँ पर किसानों से, इच्छुक किसानों से वो क्रय कर रहे हैं, उनका अच्छा रेट्स मिल रहा है उनका, ठीक है। और उसी तरह का जो केला का खेती पूर्णिया इलाका में बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, और वहाँ पर भी जो वो केला को खरीदने के लिए बाहर से ट्रेडर से सीधे उनके दरवाजा पर पहुँचते हैं, वहीं से सीधे खरीद हो रहा है। तो कृषि कानून पर देश में भले ही हंगामा बरपा हो, लेकिन बिहार में ये कानून पहले ही खत्म हो चुका है और यहाँ किसान सरकारी सिस्टम से संतुष्ट भी हैं। यही कारण है कि बिहार में अभी तक कोई बड़ा किसान आंदोलन शुरू नहीं हुआ। बिहार का किसान मॉडल बेहतर जरूर है, जरूरत है कृषि संसाधनों को और बढ़ाने की, ताकि किसान और भी ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवियस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। कुछ ही पलों में लौटते हैं जौहर झारखंड के साथ।